हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है उषा प्रेमवदा द्वारा रचित कहानी वापसी का कथासार। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वापसी कहानी पारिवारिक समस्याओं पर आधारित कहानी है। इसमें लेखिका उषा प्रेमवदा ने आधुनिक युगीन परिवर्तित परिस्थिति की युवा पीढ़ी की मानसिकता और पुरानी पीढ़ी की मान्यताओं के बीच पड़ी दरार को बड़ी सूक्ष्मता से दिखाया है। भावनात्मक आदान प्रदान की समाप्ति से परिणाम स्वरूप उनके मन में अवसाद और घुटन भर जाती है और जीवन में अकेलेपन छटपटाहट महसूस करती है। पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में गजाधर बाबू मानो ये सारे दुख झेलने में अभिशाप है। जीवन संघर्ष में चैन की सांस लेने को फुर्सत न पाने वाले गजाधर बाबू केवल स्नेह की आकांक्षा रखते थे। सेवा मुक्त जीवन में वह भी जब उनको नसीब नहीं होता तो एक थके हारे इंसान की तरह वह अपने परिवार से दूर रहने को बेहतर समझते हैं। यही उनकी नियति है। इस कहानी में आधुनिक जीवन परिवेश की कृत्रिमता बिखेरते बिगड़ते संबंध, मध्य वित्तीय परिवार की आर्थिक कठिनाइयाँ, विघटनशील संयुक्त परिवार, अलगावपन, वैचारिक भिन्नता, पुरानी पीढ़ी के प्रति अशालीन व्यवहार, मिथ्या आत्मसम्मान बोध, नई पीढ़ी में उत्तरदायित्व का अभाव, बुजुर्गों के प्रति उपेक्षा और बुजुर्गों का मानसिक तनाव, यह सब दिखाया गया है। कहानी में गजाधर बाबू मुख्य पात्र हैं। वह 35 साल तक रेलवे में नौकरी कर चुकने के बाद अवकाश ले चुके हैं। उन्होंने शहर में एक छोटा सा मकान बना लिया है। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने परिवार को शहर में रहने दिया और अधिकतर समय परिवार से दूर अकेले रेलवे क्वार्टर में रहने को विवश हुए। अवकाश प्राप्त होने के बाद पुनः अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहने की मधुर कल्पना से अभिभूत होकर उन्हीं दिनों की प्रतीक्षा करने लगे थे। उनको कभी कभी अपने वैवाहिक जीवन के प्रारंभिक दिनों की याद आ जाती है। स्टेशन से वापस आने तक उनकी पत्नी उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी। पत्नी उनको गरम गरम रोटियां बड़े प्यार से खिलाती थी। पत्नी की सल्लज आंखों की मुस्कुराहट उनकी थकावट दूर कर देती थी। वह भी बच्चों से खेलते बोलते और पत्नी से हंसी मजाक करते थे। वह फिर अकेले जीवन के सूनेपन को भरने पुनः परिवार से रहने की कल्पना में क्वार्टर छोड़ने के दुख को भूलने का प्रयास करते हैं। रानीपुर में पैसेंजर भले ही लेट पहुँचे, पर नगेशी उन्हें समय पर गरम पूरियाँ और जलेबियाँ परोस देता था। पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई डालकर कांच के गिलास में ऊपर तक भरी बढ़िया चाय दे देता था। जब वह क्वार्टर छोड़कर घर जाने की उतावली में है, तब गणेशी उनका बिस्तर बांध देता है। उनकी पसंद का ख्याल रखकर गणेशी की पत्नी बेसन के कुछ लड्डू भेज देती है। इतने आदर और परिचित संसार छोड़ने को गजाधर बाबू विवश हैं, इसलिए विषादित हो जाते हैं। नगेशी की बेटी की शादी कर देने और ज़रूरत पड़ने पर सहायता करने का आश्वासन देते हैं। पत्नी और बाल बच्चों के साथ रहने और वर्षों बाद भरे पूरे परिवार का आनंद की कल्पना से नौकरी के जीवन से बिछुड़ने का दुख उन्हें नहीं सता पाता। उनकी आशा है कि उनकी उपस्थिति में परिवार में खुशहाली छा जाएगी। परिवार में उनका भव्य स्वागत होगा। खुशी से सभी का मन मयूर नाच उठेगा। उन्होंने भी परिवार के मुखिया के रूप में अपना उत्तरदायित्व निष्ठापूर्वक निभाया है। वह बड़े लड़के अमर
और बड़ी लड़की क्रांति की शादियां कर चुके थे। नरेंद्र और बसंती कॉलेज में पढ़ रहे थे। शहर में भी एक मकान बनवा लिया था। गजाधर बाबू घर पहुंच जाते हैं तो अपनी आशा के अनुरूप उनका स्वागत नहीं होता। सब उनकी उपस्थिति से असहज भाव का अनुभव करते हैं। किसी को बेरोक टोक आज़ादी नहीं मिल पाती। सब गजाधर बाबू से कटे हुए रहते हैं। गजाधर बाबू अपने घर पर एक अनचाहे मेहमान बन जाते हैं। जीवन साथी पत्नी भी उनकी संभावनाओं का आदर नहीं करती, ना उनके प्रति कोई हमदर्दी रखती है। पत्नी ठंडे दिल से कोई सलाह मशवरा नहीं करती, बल्कि अपनी खींच और रियायत से गजाधर बाबू के दिल को ठेस पहुंचाती है। गजाधर बाबू को पत्नी से बेदर्दी और दिल दुखाने वाली बात बहुत अखरती है। गजाधर बाबू परिवार के मुखिया होने के नाते परिवार की मान मर्यादा को बरकरार रखने, सेवानिवृत्त होने के बाद कम हो गई सीमित आय से परिवार के पोषण में किफ़ायत लाने, बच्चों को अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक करने के लिए पहला कदम उठाते हैं, पर हर प्रयास में वह असफल रहते हैं। गजाधर बाबू से कोई दिल खोलकर बात नहीं करता। उनको समय पर चाय मिलने की बात तो दूर, मांगने पर ही चाय मिलती है, वह भी फीकी। उनको नाश्ते के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उनकी पत्नी पूजा पाठ समाप्त करके चौके में आती है। वह ही अकेली रसोई का सारा काम संभालती है। बहू बेटी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, उनकी सहायता भी नहीं करती, वह सिर्फ शिकायतें करती है। वह यह कहकर अपनी नाराज़गी जाहिर करती है कि गृहस्थी चलाते हुए वह बूढ़ी हो गई, पर ना मन का बहना ना ओढ़ा। वह बेटी बसंती के आचरण से खिन्न है। शीला के घर में बड़े बड़े लड़के हैं और उसके घर पर बेहर वक्त गुस्सा रहना उसे नहीं सहता, पर बेटी बात नहीं सुनती है। अमर के मित्रों का अपना और बैठक में बैठकर बहू का उनसे मिलना उसे अच्छा नहीं लगता, पर उसकी कोई परवाह नहीं करता। गजाधर बाबू बच्चों की झूठी शान शौकत, बेदर्दी, उत्तरदायित्वहीनता से तंग आ जाते हैं। उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं और मधुर कल्पना मुरझा जाती है। वह परिवार में अनुशासन लाने के लिए बसंती को पढ़ने का काम सुबह करके शाम को खाना बनाने का भार सौंपते हैं। वह बहू पर दिन का खाना बनाने का भार सौंपते हैं। खर्च में कटौती करने के लिए वह नौकर को छुड़ा देते हैं। शीला के घर जाते समय वह बसंती को रोक देते हैं, पर परिणाम उल्टा होता है। बसंती जानबूझकर खाना खराब बनाती है। उसके स्वच्छंद घूमने फिरने पर पाबंदी लग जाने से वह रूठकर पिताजी से रूठकर बोलना बंद कर देती है। उसने छिपकर घर के पिछवाड़े से आती जाती है और उनसे बचकर रहने लगती है। बेटी का ऐसा व्यवहार गजाधर बाबू को पीड़ा देता है। बेटी की शादी के लिए उनका उत्साह दब जाता है। गजाधर बाबू का आदेश मानकर बहू सुबह खाना बनाती है, पर काम से उसका कोई लगाव नहीं है। वह चौका खुला रखकर कहीं चली जाती है तो बिल्ली घुसकर दाल की पतीली गिरा देती है। वह बेदर्दी से 15 दिन का राशन 5 दिन में ही समाप्त कर देती है। अमर को वह मौके बेमौके टोक देते हैं तो वह अलग रहने की इच्छा माँ के माध्यम से गजाधर बाबू तक पहुँचा देता है। वह नौकर को छुड़ा देने से बेटा बहू बेटी सब अपनी अपनी नाराज़गी बता देते हैं। नरेंद्र साइकिल पर गेहूं लेकर आटा पीसने को मना करता है तो बसंती कॉलेज से आकर झाड़ू लगाने से इनकार करती है। बहू व्यंग्य से अमर को बताती है कि बाबूजी ने खर्च काटने के लिए नौकर को निकाल दिया। अमर चाहता है कि वह चुपचाप पड़े रहे और किसी काम में दखल ना दे। गजाधर बाबू अपने घर में एक अनचाहे मेहमान की तरह बन गए हैं। घर में पर्याप्त कमरों का अभाव होने से गजाधर बाबू के लिए बैठक के एक कोने में छोटी सी चारपाई डाल दी जाती है। इससे अमर के दोस्तों के आने जाने में एक प्रकार से अघोषित प्रतिबंध लग जाता है।
गजाधर बाबू को उस दिन बड़ा सदमा पहुंचता है जिस दिन उनकी चारपाई बैठक से हटाकर पत्नी की कोठरी में गठरियों और कनस्तरों के बीच डाल दी गई थी। गजाधर बाबू सोचते हैं कि घर में चारपाई की तरह उनकी उपस्थिति अस्थायी और अनावश्यक समझी जाने लगी है। वह परिवार के लिए अनचाहे अनजाने मेहमान की तरह है। उनकी आत्मीयता भरी जिंदगी की चाह मुरझा जाती है। वह परिवार में रहकर भी अकेलेपन का अनुभव करते हैं। वह अब अनमने रहने लगते हैं। वह परिवार के किसी काम में दखल ना देने का निर्णय लेते हैं। वह नरेंद्र के कारण बिना पूछे उसके मांगने के मुताबिक उसे पैसे दे देते हैं। देर रात का बसंती को लौटने पर भी उसे नहीं डांटते। अपनी आंखों के सामने घर में फैल रही अस्त व्यवस्था को देखते हुए भी वह हस्तक्षेप नहीं करते। इस पर भी वह घर का अंग बन नहीं पाते। गजाधर बाबू की पत्नी भी पति के दिल को आघात समझ नहीं पाती। वह पति के सुख दुख में हिस्सा नहीं लेती। उसके मन की गहराई में उठने वाले तूफान को देख नहीं पाती। वह पति के सामने 2 वक्त भोजन की थाली रख देने के बाद अपने कर्तव्य से छुट्टी पा जाती है। अब पत्नी के जीवन में केंद्र में पति नहीं चौका ही रह गया था। सजी हुई बैठक में चारपाई की उपस्थिति जिस प्रकार असंगत लगती थी, उसी प्रकार परिवार में गजाधर बाबू की उपस्थिति भी असंगत प्रतीत हुई। उनको लगा कि सभी उन्हें पैसा कमाने वाला एक यंत्र समझते रहे। पैसे कमाने के लिए उन्हें कितना कष्ट झेलना पड़ा, कितने साल तक निसंग जीवन बिताना पड़ा। उसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता, किसी को उनके प्रति सहानुभूति नहीं होती। घर का मालिक होकर भी घर में उपेक्षित जीवन व्यतीत करना उन्हें असहनीय लगा। उनको लगा कि वह जिंदगी हार गए हैं। उनको लगा कि नौकरी के दौरान उनका बीता हुआ जीवन आत्मीयता भरा, सुखद और खोई हुई निधि सा प्रतीक हुआ है। घर छोड़कर कहीं वह वापस चले जाने का निश्चय कर लेते हैं। संयोग से उन्हें रामजीमल चीनी मिल में नौकरी मिल जाती है। वह परिवार के सामने वक्त करते हैं कि घर में खाली बैठे रहने की अपेक्षा फिर से नौकरी करके कुछ कमा ले। घर में 4 पैसे आए तो अच्छा है। वह यह भी बता देते हैं कि अवकाश पाकर लौटने के बाद परिवार के साथ रहने की चाह तो मन में थी, पर मुझे नौकरी करने जाना होगा। वह अपनी पत्नी के साथ चलने का प्रस्ताव रखते हैं तो पत्नी गृहस्थी और अविवाहित लड़की को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती। गजाधर बाबू हताश भरे स्वर में कहते हैं कि मैंने वैसे ही कह दिया था, पर तुम यहीं रहो। फिर वह अकेले जाने को तैयार हो जाते हैं। इससे सब खुश नज़र आते हैं। नरेंद्र उनका बिस्तर बांध देता है और रिक्शा बुला लाता है। उनके चले जाने के बाद परिवार में फिर से स्वाभाविकता लौट आती है। सभी को मनमाफिक आज़ादी मिल जाती है। सभी के रास्ते से अड़चन डालने वाला एक कांटा निकल जाता है। सभी चैन की सांस लेते हैं। इस खुशी से बहू और बेटी अमर से सिनेमा देखने जाने का अनुरोध करती है। पत्नी अपने कमरे से चारपाई हटा देने को कहती है। गजाधर बाबू की वापसी नौकरी की जगह से घर में नहीं, बल्कि घर से नौकरी की जगह पर हो जाती है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना वापसी कहानी के कथा सार के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।